सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये तकरीर बताती है कि पाकिस्तान का क़याम आखिर क्यों अमल में लाया गया था। बानिए पाकिस्तान की ये तकरीर वाज़े बताती है कि एक ज़मीन के टुकड़े के हसूल के लिए हज़ारों अफराद ने आखिर क्यों अपनी जान का नजराना पेश किया। लाखों अफराद क्यों दरबदर हुए, क्यों बच्चे, माएँ, बहनें, बूढ़े, जवानों ने शहीद होना पसंद किया, जिंदगी पर मौत को तरजीह दी, आखिर क्यों। कायदे-आज़म की 11 अगस्त 1945 की तकरीर असास पाकिस्तान है। कायदे-आज़म की तकरीर का ये छोटा सा टुकड़ा ही पूरी कौम को ये समझाने के लिए काफ़ी है कि ये वतन आज़ाद क्यों हुआ था। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसका क़याम अगर ना होता तो आज 20 नहीं बल्कि 40 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों की ज़िंदगियाँ गैर महफूज होती। पाकिस्तान वो मुल्क जो अगर वजूद में ना आता तो मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतें भी बड़ी तादाद में जुल्म और बर्बरियत का बाकायदा शिकार होती दिखाई देती। ये पाकिस्तान ही तो है जिसने हर पाकिस्तानी को पनाह दी, अपनी आगोश में लिया। ये प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान ही तो है जिसने बिला तफरीक और रंगो नस्ल यहाँ रहने वालों को अपना माना, प्रैक्टिकली अपना समझा, बताया कि अपना मानना, अपना समझना आखिर कहते किसे हैं। ये मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान ही तो है जहाँ हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द, उसका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले सकता है क्योंकि वो पाकिस्तानी है। उसकी एक पहचान है कि वो पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तान ही तो है जहाँ किसी को न गाय का गोश्त खाने पर मारा जाता है, न किसी को सब्ज़ी खाने पर। ये मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान ही तो है जहाँ हर शख्स अपना मजहबी त्यौहार सुकून से, खुशी के साथ मनाता है और दीगर मज़ाहिब और कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी उसमें शिरकत करते हैं, इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, मसाइल कहाँ नहीं होते? मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि मसाइल तो हर जगह होते हैं। जराइम किस माशरे में नहीं होते? कोई भी रियासत 100% जराइम या मसाइल से पाक नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। आप दुनिया की सुपर पावर को देख लें, वहाँ भी स्याह फाम अफराद बड़ी तादाद में आप देखने के एहतजाज करते हैं, अपने खिलाफ होने वाले जुल्म और ज़्यादती पर आवाज़ उठाते हैं। लेकिन चंद मसाइल को बुनियाद बनाकर कुछ लोग आज भी ऐसा तासुर देने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार नहीं है, यानी पाकिस्तान में आज़ादी, वो कहते हैं कि वो आज़ादी नहीं है जो दीगर ममालिक में है। अब हकीकत क्या है? जबकि पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ कि जितनी आज़ादी पाकिस्तान में मिली हुई है, जितनी आज़ादी दी गई है, जितनी आज़ादी लोगों ने इंजॉय की है, वो शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में हो। सोचिए ज़रा, दिल पे हाथ रखिए और पूछिए अपने आप से, इतनी आज़ादी किसी और मुल्क में होगी जितनी पाकिस्तान में है? इस मुल्क में जितनी आज़ादी लोगों को मिली है, किसी और मुल्क में इसे जुर्म समझा जाता है। इस मुल्क में तो लोगों को इतनी आज़ादी मिली कि उन्होंने मुल्क ही तोड़ दिया। इससे ज़्यादा आज़ादी क्या हो? इस मुल्क, इसका निज़ाम तबाह बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क करने के करीब पहुंचा दिया। इस मुल्क में लोगों को इतनी आज़ादी मिली कि उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस मुल्क पर हुकूमत की, इस मुल्क के साथ खेला। इस मुल्क में तो लोगों को इतनी आज़ादी मिली कि जिनकी साइकिल की दुकान थी वो दुबई में प्लाजे बना बैठा। कैसे? इस मुल्क में तो लोगों को इतनी आज़ादी मिली कि उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों के नाम पे बड़े बड़े फ्लैट्स कर दी। क्या ये आज़ादी नहीं थी? क्या आज़ादी मिली ना, और इतनी आज़ादी मिली कि उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत पर हमला कर दिया। किस मुल्क में अदालतों पे हमले किए जाते हैं? इतनी आज़ादी किस मुल्क में होती है कि आप अदालतों पे हमले कर दें? इसको आज़ादी कहेंगे ना, हद से ज़्यादा आज़ादी कि लोगों ने रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोशिश की। इसको आप आज़ादी ही कहेंगे, हद से ज़्यादा आज़ादी कि लोगों ने दूसरे ममालिक में जाकर अपने मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और वहाँ पे पनाह हासिल कर ली। इस मुल्क में लोगों को इतनी आज़ादी मिली कि वो खुलेआम इस मुल्क के रियासती इदारों पर बिला जवाज़ इल्ज़ामात लगाते हैं, इल्ज़ामात की बुछाड़ कर देते हैं। इस मुल्क में ये लोगों को इतनी आज़ादी है कि इसको हद से ज़्यादा आज़ादी कह दें कि हमला कोई भी करे, इल्ज़ाम पाक फ़ौज पे लगा दिया जाता है। हद से ज़्यादा आज़ादी कहेंगे ना आप कि सियासत को कारोबार बना लिया जाए,
इस मुल्क में लोगों को हद से ज़्यादा आज़ादी मिली, तभी तो हर सरकारी इदारा खसारे में चला गया। सरकारी इमारतें, सड़कें तक गिरवी रखवा दी गई। किस मुल्क की सड़कें और इमारतें गिरवी रखवाई जाती? अवाम के खर्चे पर इलाज किए जाते हैं, किस मुल्क में होता है ऐसा मुझे बताएं? प्राइवेट दौरे भी अवाम के पैसों पे किए जाते हैं। गैर मुल्की रेस्टोरेंट्स में खाने भी खाए जाते हैं और खाने के बाद करोड़ों की टिप्स भी दी जाती हैं। इतनी आज़ादी मुझे बता दें दुनिया के किस मुल्क में दी जाती है? इस मुल्क में आज़ादी इतनी मिली लोगों को कि 12 साल एक सूबे पर, बल्कि 13 साल एक सूबे पर मुसलसल हुकूमत करने के बाद बड़ी आसानी से, बड़े ही मुतमईन अंदाज में, बड़ी ही तबाही होने के बाद इल्ज़ाम दूसरों के सर पर डाल दिए जाते हैं। डिटाई कहेंगे ना इसको हम। और ये आज़ादी थी इस मुल्क में, लोगों को इतनी आज़ादी जो मिली कि मुल्क के मुआशी हब का हर नाला, हर सड़क बेच दी गई, चाइना कटिंग मुतारिफ़ करवाई गई, बोरीबंद लाशें मिलती रहीं, भत्ता खुलेआम लिया जाता रहा, ज़बरदस्ती खालें ली जाती रहीं, बल्कि खालें देना कराची वालों पर लाजिम हो गया, तो जो नहीं देगा फिर अपनी खाल उतरवाने के लिए तैयार हो जाए। इसको आप आज़ादी कहेंगे ना किसी मुल्क में हद से ज़्यादा, कि किसी ने अपना मिनिस्टर इनक्लेव वापस लेने के लिए मुल्क को अफरा तफरी का शिकार करना चाहा और लोगों के मजहबी जज्बात से भी खेलना चाहा। मदरसे के बच्चों को सड़कों पर सिर्फ इसलिए बुलाया गया ताकि किसी तरह इस मुल्क के इक़्तिदार का हिस्सा बन सकें। अपने मुफाद के लिए मज़हब का इस्तेमाल भी किया गया। इतनी आज़ादी मिली इस मुल्क में लोगों को कि दिन दिहाड़े सबके सामने मॉडल टाउन में 14 अफराद का कत्ल हो गया और आज तक उनके लवाहिकीन को इंसाफ ना दिया गया, ना ही जिम्मेदारों को पकड़ा गया। इतनी आज़ादी किस मुल्क में मिलती है कि अपने नाम के साथ साथ दूसरों के नाम पर भी अकाउंट्स खोलना मुश्किल ना था। फालूदे वाले के अकाउंट्स में लोगों ने अपने पैसे रख दिए, मुर्दों को भी ना बख्शा, मरे हुओं के भी अकाउंट्स में पैसे, उनके अकाउंट्स में भी करोड़ों डलवा दिए। जो मुर्दे हैं, मर गए, दुनिया से चले गए हैं, बेचारा अपना तो हिसाब दे ही रहा होगा कब्र में, अचानक इतने पैसे जो आए उसका भी हिसाब देना पड़ गया होगा। इस मुल्क में तो लोगों को इतनी आज़ादी मिली नाजरीन, इतनी आज़ादी कि सियासी मुखालिफिन को गद्दार भी कहा गया और तो और उन पर तौहीन मज़हब के फतवे भी लगाए गए और फिर पकड़े भी ना गए, आज़ाद फिर रहे हैं फतवे लगाने वाले। इतनी आज़ादी मुझे बताएं किस मुल्क में मिलती है किसी को कि हाकिम वक्त होने के साथ साथ वही शख्स अपने बच्चों के पास मुलाजिम भी रहा हो और उसके वज़ीर दूसरे ममालिक में कोई प्लम्बर बना हुआ है तो कोई वेल्डर बना हुआ है। एक सरकारी नौकरी और दूसरी बैरून मुल्क नौकरी, कोई प्लम्बर की नौकरी कर रहा है, कोई वेल्डर की कर रहा है। अब बताएं इससे ज़्यादा और क्या होगी? इससे ज़्यादा आज़ादी और क्या होगी? कितनी आज़ादी चाहते हो तुम लोग? फिर कहते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार नहीं है। भाई, इजहार राय के लिए आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान में हमें बोलने नहीं दिया जाता, अभी बोलने नहीं दिया जाता, अभी ये जो है ये आज़ादी नहीं है। अब पता नहीं किस चीज़ को ये आज़ादी कहते हैं। पाकिस्तान में कहते हैं काम नहीं करने दिया जाता, पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता। भाई कौन सी आज़ादी चाहिए? किस चीज़ का नाम आज़ादी रखा हुआ है और क्या चाहते हो तुम लोग? इससे ज़्यादा आज़ादी कहाँ मिलेगी? मेरा तो सवाल है कि क्यों मिली तुम लोगों को इतनी आज़ादी? किस मुल्क में इतनी आज़ादी मिलती है? आज़ादी की तारीफ ज़रा बताएं ना कि आप लोगों की नज़र में आखिर है क्या? और आज यही लोग जो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा आज़ाद हैं, इतने आज़ाद कि काश ये इतने आज़ाद ना होते, यही लोग सबसे ज़्यादा मजलूम बने हुए हैं जो दर हकीकत हद से ज़्यादा आज़ाद हैं। देखिए ज़रा, ये नैब जो है ये कोई अकाउंटेबिलिटी का इदारा नहीं है, अकाउंटेबिलिटी से कोई तल्लक नहीं है। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक अदारा है जिसके ज़ुम्मा अब ये है कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे इन दी बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन को मैनेज करे, वो एपीसी को मैनेज करे, वो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन को मैनेज करे। और अब पार्लियामेंट का जो इजलास होने जा रहा है उसमें 224 तादाद है अपोजिशन के मेंबर्स की, उनको किस तरह से कम करना है, और 215 तादाद है गवर्नमेंट की, उसको किस तरह से कायम रखना है और बढ़ाना है। ये अब काम रह गया है नैब का। अच्छा, लोग कहते हैं कि इस मुल्क में एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का हुआ है। बड़े बड़े लोग टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि हमने वो कड़ा वक्त देखा जो कोई आम आदमी नहीं देख सकता। हमें एहतसाब की चक्की में पीसा गया और हम सुरखरू होकर निकले। हमें एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया गया। कोई एक अवामी रहनुमा, कोई एक अवामी नुमाइंदा जो हुकूमत का हिस्सा रहा हो, बड़ा आदमी, ये जितने अफराद प्रेस टॉक करने आते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
इनमें से कोई एक ऐसा फ़र्द हो जिसको अदालत से क्लीन चिट मिली हो, जिसने अदालत में साबित किया हो कि उसके असासे और ज़राए आमदन बिल्कुल जायज़ है। अब नैब के केस में खामियों और कमियों की वजह से ये लोग बच जाते हैं। कभी ये लोग डील करके बच जाते हैं, कभी ये लोग अपने बनाए हुए नाकिस निज़ाम की वजह से बच जाते हैं। दुख की बात है लेकिन हकीकत है। क्या इनमें से किसी एक अवामी नुमाइंदे ने, किसी एक ने अदालत में जाकर अपनी तमाम दस्तावेज़ात जमा करवाई हैं कि हुजूर ये हैं मेरे तमाम ज़राए जिनसे मैंने जायदादें बनाई? अगर आप लोग इतने कोई दूध के धुले हैं जैसा कि आप साबित करते हैं, अगर आप लोग बिल्कुल साफ और शफाफ है जैसा कि आप साबित करना चाहते हैं अपनी बातों से, तो आप लोग अदालतें ज़मानतें लेने क्यों जाते हैं? आप एक ही बार अदालत जाएं और जाकर अपनी जायदादों की जो तमाम दस्तावेज़ात है वो जमा करवा दें, बात ही ख़त्म। जो इल्ज़ामात आप पे लगे हैं कि असासे कहाँ से बनाए, पैसा कहाँ से आया, घपला कैसे हुआ, आप लोग अपनी दस्तावेज़ात अदालत में जमा करवाएं, मामला ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सीधा रास्ता तो आप लोगों को पता ही नहीं कि कहाँ से आता है, सीधा रास्ता तो आप लोगों को लेना आता ही नहीं है। आपने तो उल्टे रास्ते को इस्तेमाल करना है, तभी तो निज़ाम उल्टा करके रख दिया आप लोगों ने। आप इसलिए जेल से बाहर नहीं आते ना कि अदालत ने आपको बेकसूर कहा है, बल्कि अदालत नैब को ये कहती है कि इसकी तैयारी पूरी नहीं थी और इसके केस में कुछ कमियां थी। और अदालत ने ये नहीं कहा कि करप्शन नहीं हुई, ये ज़रा गौर कीजिएगा मेरी बात पे, ये नहीं कहा अदालत ने कि करप्शन नहीं हुई, अदालत ने ये भी नहीं कहा कि नुकसान नहीं हुआ, अदालत ने कहीं भी ये नहीं कहा कि घपला तो हुआ ही नहीं, करप्शन नहीं हुई। करप्शन भी है और घपला भी हुआ है, करप्शन भी हुई है, घपला भी हुआ है, बेईमानी भी हुई है और तमाम काम आपके दौर में हुए हैं। हाँ, बस नैब ये साबित करने में नाकाम हुआ कि इनका ताल्लुक बराह रास्त आप लोगों से था। इसमें आप लोगों का क्या क्रेडिट है? कभी पूछा आप लोगों ने अकेले में अपने आप से? आप ज़ार बार अदालत जाते हैं इसलिए कि गिरफ्तारी से बच सकें, लेकिन एक बार अपनी तमाम दस्तावेज़ात के साथ अदालत नहीं जाना पसंद करते ताकि केस एक ही दिन में ख़त्म हो जाए। दस्तावेज़ात तो खैर आपके ताहयात कायद भी ना जमा करवा सके, आप लोग क्या करवाएंगे? आगे देखिए राना साहब आगे क्या फरमा रहे हैं। मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि अपोजिशन इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को अपना मुतफ़िका लाहे अमल जो है वो बनाएगी, उसे अनाउंस करेगी और इस मुल्क की बेहतरी के लिए और आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए जो है अपनी जद्दोजहद का आगाज़ करेगी। ये मनफी हथकंडे और ये इंतकामी हथकंडे जो है ये अपोजिशन का हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। अच्छा, ये राना सनौला साहब वक्त से पहले इतने बड़े दावे कर देते हैं कि सुनने वाला भी दंग रह जाता है और देखने वाला भी हैरान रह जाता है। अब ये नैब में पेशियों को, अदालतों में हाज़िरियों को और कानून के सामने जवाबदेही को ये कहेंगे कि सब इसलिए किया जा रहा है कि अपोजिशन की जिद्दोजहद को नाकाम बनाया जाए। क्या बातें करते हैं आप लोग? कौन सी दुनिया में रहते हैं या किसको पागल समझते हैं? क्या कहते हैं जी, अपोजिशन की एपीसी को नाकाम बनाने के लिए ऐसे किया जा रहा है। ये कहेंगे कि जी हुकूमत मुत्तहिदा अपोजिशन से डर गई है और एपीसी को रोकने के लिए कार्रवाइयाँ जो है ना, साजिशें हैं वो तेज़ की जा रही हैं। ये राना सनौला साहब वही है ना जो मौलाना फजल रहमान साहब के पहले नाकाम जलसे या मार्च पर, जिसके पता नहीं कितने नाम थे, यही नहीं पता चला कि मकसद क्या था, उस नाकाम फ्लॉप जलसे को या मार्च को कुछ भी कह लें, लोगों को इकट्ठा करने के लिए कैसे इकट्ठा कर रहे थे, याद है? ज़रा याद करवाइए, इन्हें टीम चलाइएगा क्लिप। जो किसान चाहता है कि उसको बिला सूद कर्जा और उसको सस्ती खाद और बीज मिले, जो मरीज़ ये चाहता है कि उसको अस्पताल में मुफ्त दवाई और इलाज मिले, जो शहरी ये चाहता है कि उसको सस्ती गैस, बिजली, पानी और पेट्रोल मिले, जो वोटर ये चाहता है कि उसके वोट को इज्जत मिले, जो दुकानदार ये चाहता है कि उसकी दुकान चले, जो ताजर ये चाहता है कि उसकी तजारत चले, जो कारखानादार चाहता है कि उसका कारखाना चले, तो फिर सब इस्लामाबाद चले। और जो बेरोज़गार चाहता है कि उसको रोज़गार मिले, और जो लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, तो उन्हें इस्लामाबाद जो है वो चलना चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े। अच्छा सुनना ज़रा बाकायदा कैसे कह रहे थे हर बंदे को कि ये भी जाए, वो भी जाए, वो भी जाए वहाँ पे। अब एहतजाज हुआ, बहुत सारे लोग शरीक हुए, बड़े लोगों को शिरकत की दावत, बाकायदा इन्विटेशन राना सनौला साहब ने दिया अपने अंदाज में। अगर शरीक नहीं हुए ना तो खुद राना सनौला साहब शरीक नहीं हुए। अब मैं आगे क्या बात करूँ? अगर शरीक नहीं हुए तो मुस्लिम लीग नून शरीक नहीं हुई। सोच ले ज़रा इन लोगों की सोच। असल में ये सारे हथकंडे नाज़रीन अपोजिशन इख्तियार करती है। आपको पता है जब ये लोग हुकूमत में थे तो नाकामी को अपोजिशन के साथ डालते थे, ऐसा ही था। अब ये लोग अपोजिशन में हैं तो अपनी नाकामी हुकूमत के साथ डालते हैं, बस अपने सर पे कुछ नहीं रखना, दूसरे पे डालते हैं।
ये भी जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत मजबूत पोजीशन में है। इमरान खान साहब ने असम्बली में की गई पहली तकरीर में ही इन लोगों से कह दिया था कि ये एहतजाज करेंगे तो कंटेनर हुकूमत से मांग लें, हुकूमत कंटेनर देगी इनको, और इनको कंटेनर दिया भी गया था। इस कंटेनर के ज़रिए रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की गई थी, जो कि कामयाब ना हो सकी। उसको कहते हैं साजिश, जो आप लोग करते हैं। आप लोग कहते हैं आपके खिलाफ साजिश की जा रही है। इदारों को क्या जरूरत है आपके खिलाफ साजिश करने की? या जो पोजीशन पर है, जिसकी पोजीशन है, जिसके पास हुकूमत है, उसके पास तो ताकत है। ये तो आप लोगों ने साबित किया कि ताकतवर होता है जो हुकूमत में होता है, उसको क्या जरूरत है साजिश करने की? साजिश आप लोग करते हैं जो कि कामयाब नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश जब नाकाम होगी, फ्लॉप हो गई, जब मुत्तहिदा अपोजिशन का पहला शो बुरी तरह से पिट गया, फ्लॉप हो गया, तो यही राना सनाउल्लाह साहब थे। यही राना सनाउल्लाह साहब जो अपना शो फ्लॉप होने का जिम्मेदार मौलाना फजल रहमान साहब को ठहरा रहे थे। देखिए ज़रा, उनका मार्च में इंशाअल्लाह ताला जो है वो वापस आने का मुसम्मम इरादा है और वो वापस आएंगे। हमारा ये नुक्ता नज़र है, हमारी ये सोच है कि मूवमेंट जो है वो ये इस तरह से कि JUIF ने अपना मूवमेंट का जो है वो शेड्यूल दे दिया है, पीपल्स पार्टी ने अपना शेड्यूल दे दिया है। हम समझते हैं कि अपोजिशन जो है अगर कंसेंसस के साथ एक ही शेड्यूल देगी प्रोटेस्ट का तो वो यकीनन जो है वो कामयाब होगा। इस मकसद के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम दूसरी जमातों से भी जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं और मियां शहबाज साहब वापस आके इंशाअल्लाह ताला ऑल पार्टीज का। अच्छा नाज़रीन, एक जुमला ज़बान ज़द आम है। क्या कहते हैं जी? फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो पहला इंप्रेशन होगा वही आखिरी होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपने पहले जलसे, अपने पहले एहतजाज, अपने पहले धरने से ये तासुर दिया कि मुत्तहिदा अपोजिशन एक ऐसा ख्वाब है जो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होने वाला, क्योंकि जहाँ इनके मुफादात का टकराव होगा वहाँ इख्तलाफात होंगे। और मौलाना फजल रहमान साहब के एहतजाज के वक्ती नवाज शरीफ साहब की रवानगी का मामला था, तो शहबाज शरीफ साहब की कमर में याद करें दर्द हो गया था, बहुत तेज़ दर्द होगा। और अभी नवाज शरीफ की वापसी का मामला है, अब शहबाज शरीफ साहब की कमर एक बार फिर दुखती है या नहीं, ये बहरहाल देखना है। अब साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी साहब के मामलात भी बहुत ज़्यादा आप कह लें कि कशीदा हो गए हैं, क्योंकि उनके मुकदमात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। एक मौलाना साहब भी बचे हैं, लेकिन उनके खिताबात मुआशरे और मुल्क दोनों के लिए, गौर की बात, मुआशरे और मुल्क दोनों के लिए उनके खिताबात, एक अदद मौलाना साहब जो हैं, बहुत बड़ा ख़तरा बन रहे हैं। अब रियासत उन पर क्या एक्शन करती है ये देखना है। लेकिन इस वक्त जो कौम देख रही है वो ये है कि ना ही इस मुल्क में कोई आज़ादी के इज़हार पर कोई पाबंदी है और ना ही ये मुल्क इस वक्त किसी ऐसे ख़तरे का शिकार है जिसका हल अपोजिशन के पास हो, बल्कि बहुत सारे ख़तरात इस मुल्क को, इस मुल्क की मईशत को अपोजिशन में बैठे अफराद की वजह से लाहक हैं। ये बयानात सिर्फ नज़रिया ज़रूरत के तहत दिए जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आज इनके मुकदमात ख़त्म हो जाए, मेरी बात पे गौर कीजिए, आज इनके मुकदमात ख़त्म हो जाएं, आज इनसे सवालात करने बंद कर दिए जाएं, तो यकीन जानिए नैब भी आज़ाद होगा इनके मुताबिक और ये मुल्क भी मिसाली जमहूरी मुल्क बन जाएगा। देख लीजिएगा अगर ऐसा होता है, और ऐसा होने नहीं वाला। यहाँ लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे मासूम बच्चों के साथ बढ़ते हुए दरिंदगी के वाक़यात की, इनका हल क्या है, इन पे काबू कैसे पाया जा सकता है। मेरे साथ मौजूद होंगे मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब और समाजी रहनुमा ज़फ़र अब्बास साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। अब बात करूंगी इस सेगमेंट में हमारे मुआशरे के जिस्म पर मौजूद एक ऐसे नासूर की जो कुछ अरसे बाद फिर सर उठा लेता है। अब इसका इलाज आज तक क्यों नहीं किया जा सका, ये बड़ा सवाल है। कसूर में मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी का सबसे बड़ा वाक़या पेश आया और उससे पहले भी हमने देखा कि हमारे मुल्क में ये वाक़यात होते रहे। इसके बाद भी वक्फे के साथ मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ दरिंदगी की जाती रही। ये सिलसिला रुका नहीं, थमा नहीं। मासूम ज़ैनब किसको याद नहीं होगी, जिसको बेदर्दी से मसला गया था और आपको याद होगा उस पर पूरी कौम, आप तमाम लोग, हम सब इस्तराब में आ गए। कई एहतजाज हुए और उस पर सख्त एक्शन लिया गया, उसके मुजरिम को फांसी दी गई। लेकिन ये वाक़यात रुके नहीं, थमे नहीं, ये सिलसिला रुका नहीं, चलता गया। एक बार फिर कराची समेत दीगर शहरों में भी हम देख रहे हैं कि इन वाक़यात में इजाफा हो गया है
और अभी हाल ही में जो वाक़या हुआ, हद हो गई कि लाहौर में खातून को बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बना दिया गया, और कराची में भी नन्ही मरवा को ज़्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुआशरे से इस नासूर का खात्मा करने में आखिर हुकूमत को इतना वक्त क्यों लग रहा है, और मज़ीद कितना वक्त लगेगा, इसका इलाज क्या है, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करूँगी। मेरे मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। ज़फ़र अब्बास साहब हैं, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ज़फ़र आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खुलकर बात करते हैं मुआशरे में होने वाली ज़्यादतियों के हवाले से। ज़फ़र, मुफ्ती साहब मैं आपसे शुरू करूँगी। मुफ्ती साहब, बच्चों के साथ दरिंदगी के वाक़यात, अभी जैसा कि मैंने ज़ैनब के वाक़या का जिक्र किया, एक वाक़या होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, ये सिलसिला थमता नहीं है। लाहौर में जो वाक़या हुआ बच्चों के सामने, मैं कहती हूँ हद हो गई। और ज़्यादा अफसोस इस बात पर होता है मुफ्ती साहब कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे मुल्क का तो मुतालिबा इस्लाम के नाम पर हुआ था, अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये सब कुछ कैसे हो रहा है और ये कब तक चलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जवाब तो बिल्कुल वाज़ेह है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम पूरे तौर पे नाफिज़ नहीं। हमें कई साल हो गए, अभी तक फैसला ही नहीं किया जा रहा हमारी असम्बलियों से कि हमने ब्रिटिश लॉ को लेके चलना है या इस्लामिक लॉ को लेके चलना है। इस्लाम की तालीमात इस बारे में बहुत ही वाज़ेह हैं। पहली बात, सज़ा क्या है इस्लाम में? अगर मैं समझता हूँ कि जो सज़ा इस्लाम ने दी है वो एक दफ़ा भी उस पर अमल हो जाता तो दोबारा ऐसा वाक़या ना होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह माइदा की आयत नंबर 33, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअऊना फ़िल अर्ज़ि फ़सादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़िन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़, कि जो इस तरह ज़मीन में फ़साद मचाते हैं उनकी जज़ा ये है कि उनके हाथ और पाँव काट के उनको सूली पे लटका दिया जाए। और पूरी उम्मत का इजमा है कि इस्लामी सज़ाएँ बंद कमरों में नहीं होती। ये जो बंद कमरों में फांसियाँ, बंद कमरों में कोड़े, उम्र कैद, इससे लोगों पे कोई असर नहीं पड़ता। किसी को क्या पता कि जेल में किसके साथ क्या हो रहा है। कुरान में सज़ाओं का जहाँ तस्करा आता है खुलेआम, वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, ज़ानी की सज़ा कुरान ने बयान की कि जब उसको सज़ा दी जाए तो उसके अज़ाब को मुसलमानों की एक जमात खुलेआम देखे, उसको कोड़े लगते हुए। तो ये जो सज़ाओं का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ जेल के बंद कमरे में, ये इससे इंसान को इबरत नहीं होती है। पहली बात तो सज़ा नहीं मिलती, सज़ा मिलती है तो वो इतनी हल्की फुल्की सज़ा होती है कि थोड़ी दिनों में ज़मानत पे रहा हो के आदमी घूम रहा होता है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फांसी दे भी दी जाए तो वो भी बंद कमरे में होती है। मुझे याद है, आज से 20-25 साल पुरानी बात है, हम छोटे बच्चे थे, सऊदी अरब से एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मैंने उन्होंने कहा कि मैंने सऊदी अरब में क़िसास का एक केस अपनी आंखों से देखा कि कातिल को उसकी सरेआम सर उड़ाया गया ना, गर्दन उड़ा दी गई। तो कह रहे मैं जब ये मंज़र मैंने देखा, हालांकि वो बलोच थे, बड़े मजबूत आसाब के, कह रहे मैं 2 घंटे कांपता रहा था वहाँ खड़ा होकर। तो आप देखें जिस सज़ा के को सरेआम देखने पर ये कैफियत आवाम की होगी, क्या उनमें से कोई शख्स ये जुर्रत करेगा कि कल मेरा भी ये अंजाम हो, कोई ऐसा मैं काम करूँ कि मेरा भी अंजाम हो? तो हमें ये फ़ैसला कर लेना चाहिए कि हम मुस्लिम हैं तो इस्लामी सज़ाओं को नाफिज करें, या हम बहुत ज़्यादा लिबरल बनना है, हमने बहुत ब्रॉड माइंडेड बनना है, तो फिर तो आप जाहिर है उसी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं जो उन कंट्रीज़ में है। तो ठीक है जी, ठीक है मुफ्ती साहब, मैं ज़रा आपकी इजाज़त से, मैंने ज़फ़र को भी शामिल गुफ्तगू करना, ज़फ़र अब्बास साहब को भी। अच्छा, एक ऐनी शायद हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद है। लाहौर में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जो कि बच्चों के सामने खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उस वाक़े के एक ऐनी शाहिद है खालिद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने ये अफसोसनाक वाक़या अपनी आंखों से देखा, आप ऐनी शाहिद हैं, क्या देखा आपने? अपने अल्फाज में कैसे बताना चाहेंगे नाजरीन को? और क्या वो दरिंदा सिर्फ इंसानों को अगर आपके सामने लाया जाता है, क्या आप पहचान सकते हैं उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब लाहौर एयरपोर्ट से वापस आ रहा हूँ अपने मामू को ड्रॉप करके, उनकी यूएसए की फ़्लाइट थी, तो मैं जो ही सियालकोट मोटरवे पे एंटर हुआ हूँ तो मैंने ट्रक वाला क्रॉस किया। आगे 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर यही वाइट होंडा स्विफ्ट खड़ी थी जो आज खबरों में दिखाई जा रही है। तो जब वो मैंने सोचा ही शायद वो गाड़ी खराब है, तो मैं थोड़ा सा नजदीक गया तो मैंने अपनी गाड़ी की हाई बीम जो उनको ऑन, उधर से एक औरत भाग के रोड के बीच में है, तो उनके पीछे एक शख्स भी भागा और उसने आके उन खातून को बाजू से पकड़ के
पीछे खींचा, 7-10 दराजी शुरू कर दी, उनको टक्कर भी मारी। तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गया कि ये कोई इनका कोई घरेलू मामला है, यहाँ ये कोई जनाब क्या कहते हैं डकैती हो रही है। तो जैसा वो एक्ट था या जैसा माहौल था, तो मैंने ये असेस किया कि ये वाकई कोई जनाब वारदात है, कोई डकैती वगैरह हो रही है। तो मैंने रात के 2:47 हुए थे उस वक्त, तो मैंने वहाँ पे कॉल की 15 पे। तो विद इन 5 मिनट्स पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने मुझे कहा जी आप लोकेशन बताएं। मैंने कहा जी मैं तो ऑनवर्ड सियालकोट की तरफ जा रहा हूँ। तो ये टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे तो उस टोल प्लाजा से 1 किलोमीटर आगे गाड़ी खड़ी है, उधर आप क्या कहते हैं पहुँच जाएं। तो वहाँ पे एक मर्द है जो औरत के साथ दस्तराजी कर रहा है, आप उनकी हेल्प करें। तो ये फौरी तौर पे ये रिस्पॉन्स था पुलिस का कि वो फौरी तौर पे हरकत में आई, पंजाब पुलिस जो है। तो जहाँ तक आपने बात की उनको पहचानने की, तो मैं उनको पहचान तो नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं भी अपनी गाड़ी पे था तो थोड़ी क्या कहते हैं जनाब स्पीड में था। आई बीन लाइट्स ऑन की है, उसके अंदर मैंने ये क्या कहते हैं देखा। तो मैं जो इखलाकन जो मेरा फर्ज बनता था उस वक्त मैं फौरी तौर पे वहाँ कॉल की और हेल्प के लिए पुलिस को बुलाया। तो मुझे क्योंकि मैं खुद तो उधर रुका नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं आता था कि उनके पास कोई वेपन थे या क्या था। तो इंसान डर जाता है कि जनाब का उनका रिएक्शन हो। तो ये है जिस सारा वाकया जो मैंने देखा। और वो खतून जो है उन्होंने का इशारा किया, मेरी आंखों के सामने वही सीन आता है बार बार। तो जो बेचारी ने वो जो बहन हमारी उसने रुकने का इशारा किया, वो दरिंदा। ठीक है खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एनी शाहिद खालिद साहब जिन्होंने अपनी आंखों से जो देखा आप तमाम नाज़रीन के साथ शेयर किया। मुफ्ती साहब आपने भी सुना, ज़फ़र साहब आपने भी सुना। मुफ्ती साहब आपके पास आने से पहले मैं ज़फ़र साहब को ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लूँ। ज़फ़र साहब आप कैसे देखते हैं इस तरह के वाक़यात? इनके खिलाफ कोई रोकथाम करने वाला नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो वसाइल दरकार है, क्या हुकूमतों के पास वो वसाइल नहीं है? खुलेआम अब सड़कों पर, मोटरवेज़ पर, रोड्स पर ये सब कुछ होना शुरू हो गया। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। और जो बड़े रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे बैठे लोग हैं, आपको भी पता है किस किस्म के सवाल कि खातून इस टाइम पे बाहर क्यों निकली, पेट्रोल क्यों नहीं भरवाया गया, ये क्यों हुआ, वो क्यों, मतलब औरत पे सवाल उठाने शुरू कर दिए जाते हैं। मर्दों का कोई कसूर नहीं। नहीं, बात मर्दों की नहीं है। बात तो इस वक्त ये होगी कि जो हमारे मुहाफिज हैं वो पहले एक चार्ट जारी करें, उस पर टाइम लिखा हो कि सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बच्चे सड़क पे निकल सकते हैं। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है उन बच्चों को अगर को उठा के ले जाए, काट के फेंक दे। उसके बाद ये टाइम मर्दों के निकलने का है, ये टाइम औरतों के निकलने का। मतलब इतनी हैरत अंगेज बात है कि जिस शख्स को इस्तीफा दे देना चाहिए था, जिस शख्स को रिजाइन दे देना चाहिए था, जिस शख्स के खिलाफ पर्चा कटना चाहिए था कि भाई तुम CCP हो, तुम्हारे अंडर में आते थे ना सारे DIG, तुम्हारे अंडर में आते थे सारे SSP, SP, DSP, तुम्हारे SHO का इलाका, कोई एक शख्स मुअत्तल हुआ अब तक? क्या तस्वीर गई है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की? कितना ज्यादा इस वक्त खौफ है हमारी बहनों में, बेटियों में। इसका मतलब अगर हमारी बहनें घरों में अब कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जाएंगी तो उनके साथ 4-4 मर्द जाएं उनकी हिफाजत करने के लिए, क्योंकि उसके बाद में इलाके के CCPO साहब कह देंगे चूंकि वो अकेली घर से निकली तो ये तो होना था। ये क्या स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि जी रात को 12 बजे 12:30 बजे वो औरत निकली क्यों घर से? हैं? तो फिर आप बता देते ना ये बात पहले, यानी इनकी अपनी कोई नाअहली नहीं है, सिस्टम की कोई कमजोरी नहीं है। पाकिस्तान का कोई शहरी और अगर वो औरत है, अरे किसी ने रिजाइन ही नहीं दिया है, किसी पे कोई शख्स इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। उल्टा ये बताया जा रहा है कि जी तुम निकले क्यों उतने बजे घर से। बात ये कि मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा, अगर सिस्टम आज भी हरकत में आ जाता है और जो जिम्मेदारान हैं, देखें ऐसा नहीं होता कि किसी इलाके के अंदर कुछ भी क्राइम हो जाए, भाई उस इलाके का कोई SHO होता है, उसके ऊपर कोई DSP होता है, उसके ऊपर कोई SP होता है, उसके ऊपर कोई SSP होता है, उसके ऊपर कोई DIG होता है, उसके ऊपर फिर CCPO, फिर IG और फिर वजारत दाखिला। भाई किसने जिम्मेदारी ले ली और किसने किसको मौरिद इल्जाम ठहरा दिया? अभी मैं उन साहब की फोन कॉल सुन रहा था जो साहब ये बता रहे हैं कि वो औरत मुझे मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन मैं नहीं रुक सका, मैं चला गया और मैंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने फोन उठा लिया। फोन उठाना कमाल था या उस औरत के साथ जो जुल्म हो गया, बर्बरियत, उससे बचाना कमाल था? तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम यही वाकयात सुनते रहेंगे। कराची की 5 साल की बच्ची मरवा, उसके साथ ये दरिंदगी हो। ठीक है ज़फ़र साहब, मैं आपके तो दोबारा आती हूँ, अगले सेगमेंट में भी आप हमारे साथ ही हैं, मुफ्ती साहब भी हमारे साथ ही हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं मुफ्ती साहब से एक और सवाल पूछना चाहूँगी। ठीक है मुफ्ती साहब, आपने ज़फ़र अब्बास की गुफ्तगू भी सुनी, एनी शाहिद खालिद की बात भी सुनी।
अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि रियासत मदीना की बात की जाती है, जब खासतौर पे इमरान खान साहब की हुकूमत जब से है, कोई ऑलमोस्ट मतलब हाफ टेन्योर तो होने को है, 2 साल से ऊपर का अरसा हो गया कि रियासत मदीना सानी बनाने के ख्वाहिशमंद है। चले अल्लाह करे वो बनाए रियासत मदीना, हम भी देखें कि रियासत मदीना बनेगा हमारा पाकिस्तान। रियासत मदीना का अगर मैं जिक्र करूँ मुफ्ती साहब, तो वहाँ पर खलीफा वक्त से आप कपड़े का हिसाब भी ले सकते थे, यानी आप खड़े होकर उनसे पूछ सकते थे ये जो कपड़ा ज्यादा है कहाँ से आया। और दूसरा, वहाँ पे जो खलीफा वक्त होते थे या हुक्मरान होते थे उस वक्त के, वो खुद अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते थे। अगर फरात के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो कहते थे रिस्पॉन्सिबल हम होंगे क्योंकि मैं हुक्मरान हूँ, मैं इस टाइम पे खलीफा हूँ। तो यहाँ पे तो औरत के साथ, एक इंसान के साथ, बच्चों के साथ जुल्म हो जाता है। मतलब वो कुत्ते को भी भूखा मरने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते थे। यहाँ पे इतनी बर्बरियत, इतना जुल्म खुलेआम सड़कों पर हो जाता है और कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। हर कोई अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे फेंक रहा होता है। देखें, मोटर के बारे में तो अब तक यही मशहूर था कि यहाँ की पुलिस बहुत ही मुतहर्रिक है और बाकी इदारों में तो लोग बातें करते हैं, लेकिन मोटरवे पर तो अब तक बड़े अमन के साथ सफ़र होता था और ये नौबत तो नहीं आनी चाहिए थी। मैंने जो सज़ा की बात की, इस्लामी सज़ाओं की, तो जनाब ज़फ़र अब्बास साहब ने जो एक बात की है उसमें बहुत अहम तरीन बात यह है कि ये तो पता चले ना कि ज़िम्मेदार कौन है, यानी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदार है, उसको तो लाया जाए ना कि किसकी ड्यूटी थी और किसकी कोताही की वजह से ये कुछ हुआ है। अगर ये भी नहीं होता कि मुजरिम को पकड़ के सज़ा दी जाए, तो पहली बात तो ये है कि जिसकी जिम्मेदारी थी कि उसको तो हाईलाइट किया जाए ना, उसके साथ क्या सलूक होता है। ये तो सारी दुनिया हुकूमत को देखेगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। जुर्म तो जो होना था वो हो गया, लेकिन इस जुर्म का जिम्मेदार कौन है? तो या मोटर लावारिस है, कोई भी कुछ भी कर सकता है उसमें। तो ये गवर्नमेंट को ऐलान करना चाहिए, बताना चाहिए भाई मोटरवे पे जो भी सफ़र करेगा वो अपनी ज़िम्मेदारी पर करेगा, गवर्नमेंट की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। और जैसे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि इतने बज के इतने मिनट तक तो हम जिम्मेदार हैं, 12 बजे के बाद कोई खातून अगर सफ़र करेगी तो अपनी ज़िम्मेदारी पे करेगी। तो जब ऐसा नहीं है तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। जहाँ रियासत मदीना की बात है तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी कि जब रियासत कायम होगी, हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने बताया, तो एक औरत ज़ेवर से आरास्ता होकर सनआ से हज़र मौत की तरफ जाएगी। आपने फरमाया उसे कोई खौफ नहीं होगा, यानी ज़ेवर से आरास्ता होकर भी अगर वो सफ़र करेगी तो उसे अपनी इज़्ज़त पे और अपने माल का कोई खौफ नहीं होगा। और रियासत मदीना में ये सब कुछ हुआ। तो मैं नहीं कहता कि रियासत मदीना एक दिन में बन जाती है, लेकिन कुछ काम ऐसे नज़र तो आए ना कि उस रियासत मदीना की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। बनना ना बनना तो एक अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल, हमने उस तरफ सफ़र शुरू कर दिया है। मतलब एक आदमी, तो इनिशियल स्टेप्स भी नहीं ले रहे। एक आदमी कहता है मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, जी, वो कहता है मैं जाऊंगा। हम कहते हैं यार इस्लामाबाद तो बस में 24-25 घंटे लगते हैं। वो कहता है यार नहीं मैं तय कर लूँगा। तो हम कहते हैं यार आप आधे घंटे से तो आपने यानी 1 मिनट का सफ़र भी नहीं किया है, ना आपने जहाज़ के टिकट का इरादा किया, ना आपने ट्रेन के टिकट का, ना आप कोई बस के टिकट का इरादा कर रहे हैं। कोई आपकी बातों से तो नहीं लग रहा। तो कोई स्टेप उस तरफ, एक स्टेप तो उठे ना। तो रियासत मदीना की जो सबसे पहली अलामत है वो तो अमन है। अमन तो मुल्क में अगर इस तरह के वाक़यात 5-5 साल बच्चियों के साथ रेप, ये तो दरिंदगी की इंतहा है, ये तो बदअमनी की इंतहा है। तो इसमें जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको उनके नाम भी आने चाहिए सामने कि भाई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये मोटरवे पे जराइम होने से, यानी अगर कोई जुर्म होता है तो इनकी थी कि ये फ़ौरन वहाँ पहुँचते। तो सबसे पहले उनको नुमाया होना चाहिए, उनके नाम आने चाहिए और फिर जो भी उनकी सजा बनती है पहले नुमाया होना चाहिए कि कौन जिम्मेदार था। ठीक है, आपकी बात में बड़ा दम है। ठीक है, ज़फ़र अब्बास साहब आपकी तरफ आना चाहिए। मुफ्ती साहब की बात भी आपने सुनी, आप उस पर भी कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ ही कराची वाक़े पे मैं चाहूँगी कि आप अपनी राय का इजहार करें, वहाँ पे भी इस तरह का वाक़या पेश आया। और एक और सवाल ज़रा ज़फ़र ये भी सुन लीजिएगा कि सरेआम फांसी देने का बहुत से लोगों ने मुतालिबा किया सोशल मीडिया पर कि सरेआम फांसी देनी चाहिए ऐसे दरिंदों को, क्योंकि इंसान कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन इस मामले पर भी आपको याद होगा कि एक सियासी जमात बाकायदा मुखालिफत करती रही है। क्या वजह समझ आती है आपको मुखालिफत करने की? देखें, आप मेरे सामने जो इंटरव्यू ले रही हैं ना, आप मेरी बहन हैं और मैं आपको अपनी बहन समझ के, मैं चलें अपने ऊपर रख के बात करता हूँ कि जो वाक़या मरवा के बाप ने फेस किया, अगर मेरी 5 साला बेटी के साथ जिनसी दरिंदगी करके मेरे ही मोहल्ले के कुछ लोग उस बच्ची की शक्ल के निशानात मिटाने के लिए तेज़ाब डालते, पत्थर से उसका मुंह कुचल के मार देते और लाश कचरे में फेंक देते,
तो मैं किस मुंह से इन हज़ारों मीडिया चैनल्स को, उस माशरे को फेस करता जो ज़िंदगी भर अभी इस वाक़े के बाद शायद मेरा मजाक भी उड़ाएगा, शायद मुझे जुमले भी मारेगा, शायद मेरी बीवी को भी जुमले मारेगा। इतना बड़ा दुख सहने के बाद वो बाप यही तो आरजू करेगा कि जो भी इस गुनाह का मुर्तकिब है, अगर वो बाप अपने हाथ में कानून नहीं लेता तो वो यही बोलेगा इसको इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए। हमने नहीं सुना किसी मुल्क में कब्र के अंदर से मुर्दे को निकाल के जिनसी ज्यादती की जाए, हमने नहीं सुना किसी मुल्क के अंदर लाशों को कब्र से निकाल के पका के खाया जाए। कौन है इन सब चीज़ों का जिम्मेदार? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? क्यों छूट जाते हैं ऐसे लोग? बात यह है जिनके साथ हो रहा है ना, कोई उनसे पूछे। बड़ा अफसोस हो गया भाई, किसी की बहन बेटी के साथ इज्जत लुट गई उसकी रोड पे, जिसकी बहन बेटी बीवी थी, उससे तो पूछे कि ये माशरा तुम्हें छोड़ेगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो जुल्म और बर्बरियत है इसके लिए जितना एहतजाज किया जाए कम है, जितनी आवाज उठाई जाए कम है, और इनके जो भी मुल्जिमान हैं उनको वाकईन उनको इबरतनाक सजाएं मिलनी चाहिए। और जो जिम्मेदारान हैं जो आज ये स्टेटमेंट दे रहे हैं घर से निकली क्यों, इनके ऊपर भी पर्चे कटने चाहिए। हुकूमत ये सोचे कि ये आज दूसरों की बहन बेटियों के साथ हो रहा है इसलिए हम संज्ञा नहीं ले रहे, कल को ये आग कहीं घर तक ना पहुंच जाए, तो इसलिए सोचना पड़ेगा। और जहां तक बात है मुफ्ती साहब की, मुफ्ती साहब कराची के इश्यूज पे बहुत गहरी नजर रखते हैं और कराची का रोना ही अक्सर होता है और बताते हैं दूसरे के घर की बच्ची को अपने घर की बच्ची क्यों नहीं समझते। आज जो कराची में वाकया हुआ है, हाँ बच्चे तो साझे हैं ना, सबके हैं। मुफ्ती साहब मैं आपकी तरफ आना चाहती हूं, मुझे बताइएगा कि ये जो सजा, फांसी की सजा का बहुत से लोग मुतालिबा करते हैं, सरेआम फांसी, सरेआम, जी मुजफ्फर मैं आपकी तरफ आती हूँ। मुफ्ती साहब ये सरेआम फांसी, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि जेल में रख दिया, सजा दे दी या फांसी पे दे दी जाए, जब सरेआम दी जाएगी तो इबरत का निशाना बनेंगे लोग। और दूसरी बात है कि दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट होगी कि अगर हमने एक कमीनगी करने की कोशिश की या दरिंदगी करने की कोशिश की तो हमारा भी अंजाम यही होगा। इस हवाले से मजहब क्या कहता है? देखें, मज़हब के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है कि आप तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। दूसरी तरफ इस्लामी सज़ाएं बहुत सख्त हैं, इस पर लोगों को एतराज़ होता है कि ये क्या है कि चोर का हाथ काट दिया जाए। बात यह कि जब आप लोगों के लिए रहमत बनकर आए तो लोगों से क्या माज़ अल्लाह हम ये कहें कि मुजरिमों के लिए आप रहमत बन के आए या चोरों के लिए रहमत बन के आए? ज़ाहिर है आप इंसानों के लिए रहमत बन के आए ताकि उनका माल महफूज हो, उनकी जान महफूज हो। क़िसास के बारे में कुरान ने कहा कि कोई शख्स अगर किसी को कत्ल कर देता है तो तुम कातिल को कत्ल कर दो, हुकूमत को कहा। और उसमें अल्लाह ने फरमाया कि वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िंदगी, एक कातिल को मारोगे 100 लोगों की जान बचेगी। तो ये जनाब ने अभी बात जो की है ना कराची के हालात के हवाले से, ये भी एक दुखती यानी रग पे हाथ रख दिया इन्होंने। और कराची का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ भाई, आपको पता है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हालात ख़राब हुए हैं, बिल्कुल यतीमों जैसा सलूक हो रहा है। 5 साल बच्ची को उठा के इसके साथ ये सलूक करना, आप बताएं कि ये गवर्नमेंट को अलग से, यानी ये कराची की गवर्नमेंट इसकी अलग से ज़िम्मेदार है कि अभी तक तो बारिशों में तो लोग मरे हैं, हमने देखा है, सैलाबी रेले जो आए हैं सारी दुनिया ने देखा है, और उससे बढ़कर दरिंदगी जो तसव्वुर नहीं की जा सकती। तो हम इंतज़ार में हैं कि देखें गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, कितने लोग सस्पेंड होते हैं, कितने लोगों को इस्तीफ़ा दिलवाया जाता है उनसे, और कितने लोगों के नाम लाए जाते हैं। अगर ऐसा होगा तो हम समझेंगे कि माशाल्लाह रियासत मदीना की तरफ एक सफ़र शुरू हो गया है और मुल्क में अमन के लिए एक रास्ता शुरू हो गया है। और अगर ऐसा नहीं होता, आप एक मिनट अभी वक्त है थोड़ा सा, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि किसी बच्ची के साथ ज़्यादती हो जाती है, उसके वालिदैन को रकम दे दी जाए, ये कैसा हल है? इसके बारे में मजहब क्या कहता है कि उसके वालिदैन को रकम दे दी जाए, बच्ची की इज्जत वापस आ गई, तो असल में वो जैसे या जो मतलब बच्ची दुनिया से चली गई, माँ बाप का गम को कम कर दिया आपने रकम दे के। हाँ देखें, जो शरी हुदूद है ना, शरी हुदूद ये जहन में रखें, उसमें माफ़ करने का इख्तियार नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर कोई ज़ाती दुश्मनी की बिना पर किसी को कत्ल कर देता है तो मकतूल के वारिसों को यह हक़ हासिल है कि वो कातिल को कत्ल भी कर सकते हैं, दियत लेके छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जो दंदनाते फिरते हैं ना, जैसे मैंने सूरह माइदा की आयत नंबर 33 पढ़ी है, जो खुलेआम दहशतगर्दी कर रहे हो, तो उसमें इख्तियार नहीं है, राइट नहीं है मकतूल के वारिसों को कि वो माफ़ कर दें, ये राइट नहीं है, क्योंकि ये अवामी मुजरिम है, ये किसी फ़र्द के मुजरिम नहीं है, ये खुदा के मुजरिम है। इनको कुरान ने ताबीर देखे क्या कि युहारिबून अल्लाह व रसूला, जो अल्लाह उसके रसूल से जंग करते हैं, यानी इसको रियासत की जंग करार दिया गया है और अल्लाह उसके रसूल की जंग करार दिया गया है इस अमल को। तो इसमें माफ़ करने का राइट नहीं है, इसमें यह है कि पैसे दे के दियत लेके छोड़ देना, ये नहीं है, बल्कि इनकी सज़ा वही है जो मैंने अभी बताई है कि
खुलेआम जो है इनको चौक पे लटकाया जाए, और इसमें रियासत को माफ करने का, रियासत को हक नहीं है माफ करने का, क्योंकि अल्लाह के मुजरिम है तो अल्लाह ही को हक है। अल्लाह अगर वही नाजिल कर दे पैगंबर भेज के तो एक अलग बात है, ज़ाहिर है पैगंबर नहीं आ सकते। यही सवाल पूछना चाहूंगी, आपकी क्या राय इस हवाले से, और आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान से? आप क्या अपील करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? आपकी आवाज़ भी सुनी जाती, बहुत से लोग आपकी आवाज़ सुनते हैं, आला वाना में बैठे लोग ये प्रोग्राम देखते हैं, बोल न्यूज़ देखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा, कराची शहर पे तजर्बे ख़त्म होने चाहिए। एक नस्ल ख़त्म हो गई, एक नस्ल ख़त्म हो गई। हमने 3 दिहाइयाँ 4 दिहाइयाँ देख ली, कब हमें राइट्स मिलेंगे? कब कराची के लड़के को सरकारी नौकरी मिलेगी? कब कराची यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिलेगा? कब कराची के लोगों की इज्जतें महफूज होंगी? 5 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 10 साल का बच्चा, ये कब तक हम वाकयात सुनेंगे? अभी जब मैं आपके इस प्रोग्राम में बैठा हुआ हूँ, आपका प्रोग्राम शुरू होने से 2 मिनट पहले मेरे पास मैसेज आया है कि सिर्फ एक बार सैफी हॉस्पिटल के पीछे आ जाए, नॉर्थ नाज़िमाबाद, वो इलाका जो दारुल हुकूमत जब कराची बना था तो वहां पे असेंबली हाउस बनना था। आके गलियां देख लें, बारिश खत्म हुए 10 दिन हो गए लेकिन पानी और गटर का फुजला वैसे ही खड़ा हुआ। ये कौन सी जिंदगी है? ये कैसी जिंदगी है कि कराची में अब तक गटर का पानी नहीं खत्म कर पा रहे आप? तो बात यह है कि ये 1100 अरब हो या 2500 अरब हो, वो 2045 तक मिलना हो या 2060 तक, भाई जीने के लिए सड़क तो चाहिए। ऐसा कैसे मुमकिन है कि बारिश के बाद आवाम के भी पर निकल आएंगे? भाई चलना तो इन्हीं सड़कों के ऊपर है। बात यह है कि जो जुल्म नहीं हो जाए कम है। हमने इस शहर के अंदर मजहब के नाम पे लोगों को मरते देखा, हमने इस शहर पे जबान के नाम पे लोगों को मरते देखा, हमने इस शहर में दहशतगर्दी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।